नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं लोकप्रिय कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी पिता की विदाई। तो आइए सुनते हैं कहानी। तुम आ गई जीजी। नर्सिंग होम के उस कमरे में बाबूजी के बिस्तर की बगल में बैठा भाई मुझे देखते ही अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हाँ, मैंने हल्के से उसे गले लगाया। बा कैसे हैं? बाबूजी की आधी खुली आंखें शून्य में देख रही थीं। वहां क्या मृत्यु थी? किसी आधे खुले दरवाजे पर चौखट की मुठिया थामे, पायदान पर खड़ी बिना अड़ानी के? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। भाई ने मुझे अपनी कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया। आपकी चाय। मुझे यहाँ पहुँचाने आई भाभी ने चाय की थर्मस भाई के हाथ में दे दी। बाबूजी के बिस्तर के अलावा कमरे में एक दूसरी चारपाई और यह कुर्सी रही। मैं कुर्सी पर बैठ ली, बाबूजी से संबद्ध दो नलियों के बीच। बाबूजी के हाथ की नली उनके सिरहाने वाली ग्लूकोज की बोतल से जुड़ी थी और उनकी पैताने वाली नली पेशाब जमा करने वाले एक थैले से। बा, मैंने उन्हें पुकारा। रानू। उनकी आंखें शून्य से हट लीं। कहाँ से? इधर, अपने घर से। अपने विवाह के उस 26वें वर्ष में भी बाबूजी और भाई के सामने उन्हीं के घर को मैं अपना घर बताया करती। मेरे पति का घर उधर ही रह जाया करता। कस्बा रोड से। कस्बा रोड का नाम बाबूजी के होठों पर पिछले 3 वर्षों में पहली बार आया था। अपनी आदत के मुताबिक वे छूटी हुई जगहों के बजाय हमेशा मौजूदा जगहों की ही बातें करते। हाँ, मैंने कहा कस्बा रोड से। कस्बा रोड पर हमारा पुराना घर रहा, बाबूजी का बनवाया हुआ कस्बापुर में, जहाँ सन 47 से लेकर सन 81 तक बाबूजी अंग्रेजी के प्रवक्ता रहे थे। लेकिन 3 साल पहले जब भाई की बदली इधर बस्तीपुर में हुई तो कस्बापुर वाला मकान बेचकर भाई ने इधर अपना मकान बनवा लिया था। यह कैसा जख्म है? बाबूजी के नली वाले हाथ में एक नीली खरोंच और सूजन थी। बाबूजी ने कल हाथ वाली अपनी यह नली जोर से खींचकर अलग कर दी थी। भाभी ने कहा। कल बा बहुत बेचैन थे। भाई बोला, घर लौटने की जिद कर रहे थे। तुम्हारा नाश्ता? बा ने मेरी ओर देखा। लो, चाय लो। भाई थर्मस की दिशा में बढ़ लिया। नहीं, मैंने धीमे स्वर में उत्तर दिया। आज मैं उपवास रखूंगी। जोर मत दीजिए, भाभी ने कहा। अम्मा जी के टाइम में भी जीजी ने उपवास रखे थे। उस वक्त हालात और थे। भाई ने कहा, वे पूरी बेहोशी में जा चुकी थीं। 8 साल पहले माँ की मृत्यु उनके दिमाग की नस के रक्तस्राव से हुई थी। कस्बापुर के सरकारी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल होने के 5वें दिन। लीला? बाबूजी चौंके। नहीं, बात चाय की हो रही है बा। माँ की मृत्यु के बाद से माँ का उल्लेख मैं केवल बाबूजी के साथ ही किया करती, अकेले में। माँ के संग भाई और भाभी के संबंध विशेष सुखद न रहे थे। चाय लीला ने बनाई है, मलाई वाली। जब तक माँ जीवित रही, घर में आए सारे दूध की मलाई का प्रयोग केवल चाय के लिए होता। मलाई से घी न बनाया जाता। ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर लेना है। नर्सिंग होम की वे दोनों नर्सें सरकारी अस्पतालों वाली सफ़ेद पोशाक में न रहीं, नीले सलवार कमीजों में रहीं, सफ़ेद दुपट्टों के साथ। बाबूजी का ब्लड प्रेशर 120/80 था और बुखार 102 डिग्री। बुखार ठीक नहीं, भाई ने कहा। मैं डॉक्टर से पूछकर आता हूँ। बा, मैंने बाबूजी का हाथ पकड़ लिया, नली वाला। उनका दूसरा हाथ दीवार की तरफ था। पंखा तेज कर लो रानू। बाबूजी ने मेरी ओर देखा। अपने कमरे के पंखे को वे सामान्यतः 2 नंबर से ज़्यादा कभी न चलने देते, लेकिन मुझे देखते ही वे पंखे का नंबर हमेशा 4 या 5 में ले आया करते। बाबूजी ने इतनी गर्मी पहले कभी नहीं मनाई। भाभी बोली, पिछले पूरे हफ्ते से अपना पंखा 5 पर किए हैं। पानी। बाबूजी बुदबुदाए।
डॉक्टर ने ज़्यादा पानी देने को मना किया है। बोतल में रखे पानी को एक कटोरी में परोसते हुए भाभी ने कहा। जैसे ही मैं चम्मच बाबूजी के होंठों के पास लेकर गई, उन्होंने मुंह खोल दिया एक शिशु के अंदाज में। ज़्यादा पानी मत पिलाना। इतने में भाई अंदर चला आया। देखो तो इनका पेट, पहले कभी इस तरह फूला रहा? उनका पेट वाकई उनके स्वाभाविक तल से काफ़ी ऊंचा रहा। ठीक है। हाथ की कटोरी और चम्मच मैंने भाभी को थमा दिए। यह आपकी बहन है? आगंतुक ने एक सफ़ेद एप्रन पहन रखा था। आइए डॉक्टर साहब। भाई ने उसके अभिवादन में अपने हाथ जोड़े और मुझे उसका परिचय दिया। डॉक्टर बिज इस शहर के सबसे कुशल सर्जन माने जाते हैं और इनका रिकॉर्ड है, इनके इस नर्सिंग होम में आज तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। मेरा कहा आप मत टालिए। डॉक्टर विज की आयु 35 और 40 के बीच की रही। बाबूजी का ऑपरेशन हो जाने दीजिए। ऑपरेशन? मैंने पूछा। आइए। भाई ने मुझे बाहर आने का संकेत दिया। उधर बात करते हैं। किस हिस्से का ऑपरेशन? कमरे के बाहर के बरामदे में पहुंचते ही मैंने पूछा। बड़ी अंतड़ी के निचले हिस्से का, डॉक्टर ने कहा। कोलन का? मैंने पूछा। कोलाइटिस की मेरी बीमारी पुरानी थी और कोलन की मेरी जानकारी विस्तृत रही। वहाँ पॉलिप्स है क्या? नहीं, जॉइंट सिग्मोइड डाइवर्टिकुलम। उसका सर्जिकल रिसेक्शन ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा। बाबूजी की लंबी कब्ज का कारण भी वही रहा, भाई बोला। कल सभी लेबोरेटरी टेस्ट हुए थे, साथ ही अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे। एक्सरे? मैंने डॉक्टर को घूरा। लेकिन मैंने सुन रखा है कोलन की अंदरूनी जांच के लिए एक्सरे तनिक कारगर नहीं। कोलोनास्कोपी या बेरियम एनीमा बेहतर रहता है। चुप रहो। भाई ने मेरी कोहनी दबाई। चुप रहो। कोलोनोस्कोप अथवा बेरियम को कोलन में ले जाने से डाइवर्टिक्यूलम के वेधन का खतरा रहता है, डॉक्टर विज ने कहा। आप हमसे बेहतर जानते हैं। भाई ने डॉक्टर से कहा, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मुझे अपने 3 साथियों को बुलाना पड़ेगा। मरीज के निश्चेतन के लिए एनेस्थेटिस्ट को, मरीज के दिल को वश में रखने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट को और ऑपरेशन में मेरी सहायता करने के लिए अपने एक सहचारी सर्जन को। सभी अपनी फीस एडवांस में लेंगे। क्यों नहीं? भाई ने कहा। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। 10 मिनट के अंदर आप द्वारा बताई गई रकम आपके पास जमा हो जाएगी। आप उधर मेरे कमरे में आइए। धागे, इंजेक्शन, लोशन, ऑक्सीजन सिलेंडर और ताज़े खून का भी प्रबंध करना पड़ेगा। 1 मिनट। डॉक्टर के साथ दूसरी दिशा में जा रहे भाई को मैंने रोक लिया। क्या है? भाई झल्लाया। ऑपरेशन करना ज़रूरी है क्या? हाँ, भाई खींचा। हम उन्हें घर ले चलते हैं। और घर ले जाकर क्या करेंगे? उनकी मौत का इंतज़ार? हाँ, मैंने कहना चाहा। मंद गति उनकी मृत्यु को उसकी चाल सीमा से तेज चलाना ज़रूरी रहा क्या? किंतु मैं चुप लगा गई। तुम कुछ नहीं जानती, तुम कुछ नहीं समझती। मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। पूरी 2 रातें मैं उनके साथ जागता रहा हूँ। पूरे 2 दिन मैं उनके पास बैठा रहा हूँ। जिस परेशानी से वे गुजर रहे हैं, उस परेशानी से मैं वाकिफ हूँ, तुम नहीं। प्रभु, मैंने अपने कदम बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ा लिए। हे प्रभु, बाबूजी का ऑपरेशन न होने पाए। उनके ऑपरेशन से पहले ही तुम उन्हें अपनी शरण में ले लो, कृपा से, शांति से, सहज में। डॉक्टर क्या कहता है? भाभी ने पूछा। ऑपरेशन। अंदर उमड़ रही रुलाई ने मुझे आगे बोलने न दिया। पानी। बाबूजी बुदबुदाए। देना है क्या? भाभी ने पूछा। दे देते हैं, मैंने कहा। मैं पिलाता हूँ। कमरे में लौट रहे भाई ने पानी की कटोरी हाथ में ली और स्नेहिल कोमल भाव से चम्मच बाबूजी के मुंह तक ले गया। बस बा। 2 चम्मच पिलाने के बाद भाई ने बाबूजी के गाल सहलाए। अब फिर थोड़ी देर बाद पीना। भाभी ने भाई के हाथ से कटोरी और चम्मच ले लिए। हमें घर जाना पड़ेगा, भाई ने भाभी से कहा
ऑपरेशन के लिए सामान खरीदना है। चलिए। भाभी भाई के साथ कमरे से बाहर निकल ली। कमरे में अब हम अकेले रह गए, बाबूजी और मैं। हे प्रभु, मैंने अपनी नई प्रार्थना दोहराई। बाबूजी का ऑपरेशन न होने पाए। उनकी मृत्यु का पदचाप मैं उनके साथ सुनना चाहती थी। उनकी मृत्यु का आलिंगन उनके साथ देखना चाहती थी। उनकी मृत्यु की थपकी का दाब उनके साथ महसूस करना चाहती थी। मैं चाहती थी मृत्यु उन्हें ऐसे लेकर जाए जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को अपनी गोदी में लेती है, निर्विघ्न शांत चित्त, सगुनिया नींद की तरह, शामक मरहम की तरह। एंटीबायोटिक दवा का यह सिलेंडर हमें ग्लूकोज की जगह यहाँ लगाना है। इस बार की दोनों नर्सें दूसरी रहीं, पहले वाली नहीं। बाबूजी के हाथ की नली का जुड़ाव उन्होंने ग्लूकोज की बोतल से हटाकर अपने साथ लाई उस नई बोतल से कर दिया। जांच के लिए खून भी लेंगे। उनमें से एक नर्स ने बाबूजी की उंगली अपने हाथ में ले ली। सिरिंज की चुभन बाबूजी ने महसूस की और अपनी आंखें पूरी तरह खोल लीं। मुझे सामने पाकर वे चमकी। धन्यवाद। दोनों नर्सें कमरे से बाहर हो लीं। किसने बताया? बाबूजी ने पूछा। मेरी उपस्थिति क्या अब दर्ज हुई थी? मैंने फोन किया था। मैंने बाबूजी की हथेली सहलाई। और आप घर पर नहीं थे? हाँ। बाबूजी की आवाज़ पहले से कुछ मजबूत हुई। 2 दिन पहले मुझे एक खराब उल्टी आई थी, बाइल की। फिर वे मुझे डॉक्टर बिज के नर्सिंग होम में ले गए थे, लेकिन मुझे वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा और मैं घर लौट आया। वहाँ क्या अच्छा नहीं था? उनके भुलावे को मैंने दूर न किया। उनके चेतन अचेतन, क्षिप्त विक्षिप्त, पहचाने अनजाने चित्त की थाह लेने की खातिर बिस्तर की चादर के नीचे वहां मोमजामा बिछा था। क्यों? एकाएक उनके हाथ अपनी चादर के नीचे चले गए। यहाँ भी देखो, यहाँ भी। इन्हें भी डर है मैं बिस्तर गीला कर दूंगा। इन्हें मालूम नहीं है। उनकी हथेली मैंने अपने दोनों हाथों में ढक ली। और वहाँ क्या अच्छा नहीं था? कहाँ? उस नर्सिंग होम में। डॉक्टर बिज, वह मेरा ऑपरेशन करना चाहता था। ऑपरेशन में क्या बुराई है बा? डेथ हैज़ 1,000 डोर्स, टू लेट आउट लाइफ आई शैल फाइंड वन। एमिली डिकिंसन की कविता उन्होंने उद्धृत की। मृत्यु के पास जीवन को ले जाने के 1000 दरवाजे हैं, मैं एक का पता लगा लूंगा। लेकिन ऑपरेशन में कोई बुराई नहीं है बा। मैंने कहा, उससे आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। तुम ऐसा सोचती हो? हाँ बा। हे प्रभु, मैंने अपनी प्रार्थना की आवृत्ति शुरू की। तुम बा को ऑपरेशन से पहले देह मुक्त कर देना। देह मुक्त कर दो। तुम्हारे नाम मैंने अलग से कुछ नहीं रखा रानू। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे, गालों पर बहने लगे। ठीक किया। अपने दुपट्टे के छोर से मैंने उनके आंसू पोंछ दिए। आलोक ठीक हकदार है। उसने आपकी अच्छी देखभाल की है। माँ की मृत्यु के 2-1 वर्ष पहले उन्होंने मेरे पास रहने की इच्छा प्रकट की थी, स्थायी रूप में, मगर मैं टाल गई थी। उधर हमारा फ्लैट छोटा था। दरवाजे में घुसते ही हमारी बैठक थी, फिर एक छोटा कमरा और रसोई, और उसके बाद एक दूसरा कमरा। बस हमारी बैठक मेज कुर्सियों से भरी थी, खाने की, बैठने की, सजावट की। छोटा कमरा हमारी बेटियों की शादियों से पहले की अलमारियों से भरा था और दूसरा कमरा मेरे पति की किताबों से। किताबों के बीच मेरे पति सोया करते और अलमारियों के बीच मैं। ऐसे में बाबूजी को किधर ठहराया जा सकता था? आलोक कहाँ है? बाबूजी ने पूछा। उसे बुलाओ, वह आपके लिए दवा लेने गया है। दवा? वे झल्लाए। दवा तो इधर मेरी अलमारी में कितनी रखी है। उन्होंने बिस्तर से उठना चाहा। आप मत उठिए बा, दवा मैं सारी यहीं ला देती हूँ। मुझे अपना कुर्ता भी बदलना है। घर पर भी जैसे ही मैं गेट से उनके कमरे में पहुँचती तो वे अपने कपड़ों की तरफ ज़रूर देखने लगते, और जब कभी वे कुर्ते पाजामे में रहते तो पहला मौका मिलते ही कमीज़ और पतलून पहन लेते। सर्दियों में तो कोट भी ज़रूर पहनते, शॉल उतार देते।
नहीं, मैंने उनका हाथ सहलाया। आपका कुर्ता बिल्कुल ठीक है। सिर्फ बैग में तुम्हारे विद्यार्थी का काम कैसा चल रहा है? वे सहज हो गए। स्नातकोत्तर मेरे कॉलेज में कुछ विद्यार्थी एमए द्वितीय वर्ष के एक पेपर के एवज में शोध निबंध लिखा करते हैं। हम अध्यापकों के निरीक्षण में। बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। साहित्य में उनकी रुचि ने यदि उन्हें उनके लोहे के पुश्तैनी कारोबार से विलग किया था, तो मुझे मेरे विज्ञान विषयों से। हाई स्कूल की अपनी परीक्षा में विज्ञान विषयों में 90% अंक पाने के बावजूद बाबूजी ने मुझे मेरी प्री यूनिवर्सिटी में विज्ञान विषय छुड़ा दिए थे, ताकि उनके साहित्य प्रेम की बपौती मेरे द्वारा वितान पा सके। उस समय 7वीं में पढ़ रहा भाई चुटपुट कार्टून कॉमिक्स से आगे न बढ़ा था, जबकि उसकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते आसान अंग्रेजी में रूपांतरित अनेक रूसी, अमेरिकी और ब्रितानवी उपन्यास में निगल चुकी थी। बाबूजी के कॉलेज के पुस्तकालय के बूते पर। प्रभु, मैं रोने लगी। हे प्रभु, तुम उनके ऑपरेशन से पहले उन्हें स्वीकार कर लो। वे निष्प्राण हो तो मेरे सामने, उन अजनबी बेगाने डॉक्टरों के सामने नहीं, उनकी छुरियों की कड़कड़ाहट के बीच नहीं। सामान मैंने डॉक्टर बिज को ला दिया है। भाई पसीने से तर था। दूसरे डॉक्टर भी पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन की तैयारी अब पूरी है। आलोक, बाबूजी ने भाई को पुकारा, मेरे दस्तखत ले लो। मेरे पास हैं, पूरे दस्तखत हैं। इधर बैठो। भाई कुर्सी पर बैठ गया। लीला के बक्से में एक जगह 5,000 रखा है और मेरी अलमारी में 1,200। घर आकर मुझे बताना। भाई कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझ गई हूँ। मैं तुरंत कुर्सी पर बैठ ली। बाबूजी कहते हैं 5,000। चुप हो जाओ, भाई ने कहा। मुझे तुम्हारे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी रानू बहुत समझदार है। बाबूजी ने मेरी ओर अपना दूसरा खाली हाथ बढ़ाया, मेरी मर्यादा बनाए रखने हेतु। डॉक्टर आपका ऑपरेशन करना चाहते हैं। भाई ने बाबूजी का बायां हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। ऑपरेशन से आपके आंत की तकलीफ दूर हो जाएगी। अच्छा जी। भाई के प्रति अपनी आस्था वे इन्हीं रीतिक और औपचारिक शब्दों में व्यक्त किया करते। भाई की आंखों में आंसू आ गए और अपने आंसुओं के साथ वह कमरे से बाहर हो लिया। ही इज गोइंग। मैं भाई के पास जा पहुंची। क्या? उनका ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। चुप करो। भाई डॉक्टर विज के कमरे की ओर बढ़ लिया। बा, मैं कमरे में लौट आई अपनी कुर्सी पर। ऑल द बेस्ट। मैंने उनका हाथ चूमा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं स्टेशन पर अपनी गाड़ी छूटने के ऐन पहले चूमती थी उनसे विदा लेते समय। ठीक है, उन्होंने मेरा हाथ हिलाया, एक स्नेहिल हैंडशेक के अंतर्गत, एक मुस्कान के साथ। विदा देते समय वे इसी तरह मुस्कराया करते, भावी विमुक्ति को समायोजित करते हुए, विस्तीर्ण दार्शनिक स्वीकृति के साथ। हे प्रभु, मैंने उनका हाथ फिर चूम लिया। उनके ऑपरेशन से पहले उन्हें देह मुक्त कर देना। देह मुक्त कर दो, देह मुक्त कर दो। कैसे हैं बाबूजी? ब्लड प्रेशर और बुखार लेने पहले आई नर्सें भाई के साथ चुपके से कमरे में आ खड़ी हुई। दोनों नलियां उन्होंने बाबूजी से अलग कर दी और पेशाब का थैला लेकर बाहर चली गईं। तभी स्ट्रेचर के साथ वार्ड बॉयज प्रकट हुए। मैं अपनी कुर्सी से उठ गई। भाई ने वह कुर्सी एक कोने में जा टिकाई। वार्ड बॉयज ने स्ट्रेचर बाबूजी के बिस्तर के बराबर पटवार दिया। दीवार की तरफ जाकर भाई ने उनकी सहायता लेकर बाबूजी को स्ट्रेचर पर अंतरित कर दिया। 2 कमरों के बाद हम उस नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर के बाहरी कमरे में पहुंच लिए। आप यहीं रुक जाना। वहां दूसरी नर्सें रहीं और उन्होंने मुझे आगे जाने से रोक दिया, लेकिन जब वे सब आगे निकल गए तो मैं उनके पीछे हो ली। ऑपरेशन थिएटर बड़ा था, अच्छा बड़ा, वातानुकूलित। उसकी मेज भी अच्छी खासी थी। अपने अपने आधार पर खड़े सरकवें बल्ब भी अच्छी तेज रोशनी फेंक रहे थे। अपनी अपनी नींव पर खड़ी तरंगी मशीनें अच्छी कूज कर रही थीं।
विभिन्न ट्रेयों में रखी सर्पीली कैंचियां और छुरियां अच्छी चमक रही थीं। स्ट्रेचर जैसे ही ऑपरेशन मेज पर पहुंचा, हरे एप्रन और हरे मुखावरण भी वहां पहुंच लिए, अपने खाली दस्ताने वाले हाथों के साथ। अभिलाषी बुभुक्ष मृत्यु को खुले हाथों भोज देने, अचिर मुक्त हस्त भेंट करने उसे विपुल निवाले तत्काल, अधिकाराधीन सौंपने उसे चारा लगे ग्रास अविलंब। बाबूजी को वहां मेज पर बिछाकर हम कमरे में बैठते हैं। भाई ने मेरी पीठ घेर ली, 8 साल पहले वाले अंदाज में, जब माँ की मृत्यु की सूचना उसने मुझे दी थी। जवाब में मैंने केवल अपना सिर हिला दिया। बिजली के चले जाने के डर से ऑपरेशन हमेशा जनरेटर चलाकर करते हैं। कमरे में पहुंचकर भाई ने मेरी मनः स्थिति टोहनी चाहिए। मैंने अपना सिर फिर हिला दिया। तुम प्रार्थना कर रही हो? भाई ने पूछा। हाँ, अपनी प्रार्थना मैं जारी रखना चाहती थी। हे प्रभु, मैंने विनती की, बाबूजी को उन डॉक्टरों के प्रयोग से पहले देह मुक्त कर देना, देह मुक्त कर देना। पंजाबी का एक पुराना लोकगीत मेरा दिल धड़काने लगा। साडे दिल ते चलाइयां छुरियां, सानू कटियां वांग कसाइयां। मैं उधर बैठा हूँ, भाई ने कहा, डॉक्टर के कमरे में। जैसे ही उन्हें खून चाहिए होगा, मैं अपना खून हाजिर कर दूंगा। रेड क्रॉस में भी ताज़ा खून मिल जाता है। रोवन हार्ट कलेजे के अपने रोदन को अपनी आवाज़ से काट देने में मैं सफल रही। भाई भी मुझे बहुत प्यारा था, प्यारा है, और फिर बाबूजी भी तो उस पर जान छिड़कते थे। नहीं, उन्हें मैं अपना ही खून देना चाहता हूँ। कितने कितने पल मैंने पूर्ण स्तब्धता में बिताए, बाबूजी के बिस्तर को सहलाते हुए, उनके तकिए को अपनी गोदी में रखकर प्रार्थना करते हुए। हे प्रभु, बा को स्वीकार करो, एक पिता की मानिंद। वे तुम्हारे बेटे हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर, अपने बेटे को स्वीकार करो उनके ऑपरेशन से पहले। डॉक्टर विज ने मुझे 2 बीकर दिखाए हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद भाई ने मुझे आकर सूचना दी, उस वेस्ट मैटर के जो उनके पेट से निकाला गया है। वे कैसे हैं? मैं कांपने लगी। उनका पेट एकदम समतल है, पहले की भांति। और वे? अभी उन्हें खून और ऑक्सीजन की और ज़रूरत पड़ सकती है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और आंख बचाकर भाई कमरे से बाहर चल दिया। इस बीच ऑपरेशन थिएटर से मुझे 3 बार बुलावा आया। पहली बार भाई के जाते ही ऑपरेशन सफल हो गया है। मेरे वहां पहुंचते ही डॉक्टर बिज ने एक खिलंदड़ी पुलक के साथ मुझे सूचित किया। सभी डॉक्टरों के चेहरों पर विजय भाव उपस्थित रहा। हमारी औषध और चिकित्सा कारगर सिद्ध हुई है। हमारी तीनों मशीनें सब ठीक दिखा रही हैं। इस मशीन पर ब्लड प्रेशर देखिए, 70-30 है, मगर अभी नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो रहा है। यह मशीन हार्ट बीट दर्ज कर रही है। इसका ग्राफ भी सही जा रहा है। और यह ऑक्सीजन के निष्पादन का हिसाब रख रही है। और देखिए, आपके पिता सांस ले रहे हैं। कृत्रिम? मैंने पूछा। बाबूजी का आधे से ज़्यादा चेहरा ऑक्सीजन मास्क ने ढक रखा था, लेकिन उनके चेहरे का जितना भाग नज़र में उतर सकता था, वह जर्द पीला था। किसी भी डॉक्टर ने मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। दूसरी बार आधा पौन घंटे बाद। इस बार भाभी भी मेरे साथ रहीं, तरोताज़ा नहाई धुली बदले हुए कपड़ों में। तीनों मशीनें अब बेलगाम हो रही थीं। डॉक्टरों के पसीने छूट रहे थे और उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। आप प्रार्थना कीजिए, प्लीज़ प्रार्थना कीजिए। हम अपनी कोशिशें जारी रख रहे हैं। बाबूजी पहले की मानिंद ऑक्सीजन मास्क और नलियों के बीच आधे छिपे थे और आधे उद्घाटित। चेहरे का उनका प्रकटन अभी भी जर्द पीला था। तीसरी बार हमारे लौटने के 10-1 मिनट बाद सुबह वाली नर्सें आई थीं। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में तीनों मशीनें अपनी तरंगें खो चुकी थीं और चारों डॉक्टर अपना अपना संतुलन। हमें बहुत अफसोस है। चारों एक दूसरे के बीच में बोल रहे थे, क्रम भंग करते हुए। उन्हें हम लौटा नहीं पाए।
उनकी श्वास चालू नहीं हो सकी। उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया। बाबूजी के चेहरे से वे मास्क हटा चुके थे और एक झकाझक सफेद चादर उनकी गर्दन तक उन्हें ढके थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था वे अभी अभी गहन प्राण पीड़ा से गुजरे थे। शांत चित्त संतोषी मुद्रा में सोते हुए लग रहे थे। तो क्या मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और ऑपरेशन के पहले ही उन्हें मृत्यु दे दी थी और डॉक्टरों ने केवल उन्हें स्वच्छ किया था। षड्यंत्रकारी उनके डाइवर्टिकुलम की वजह से उनके कोलन में एकत्रित हुई उस अंतर्भूस्तरी को दूर करके, किंतु उस ऑपरेशन में प्रयोग की गई सामग्री की अवशिष्ट गंध तिक्त कर रही थी, जो उनकी अस्थियों में जा बसी थी, जो उन्हें प्रवाह करते समय हवा में तैर ली थी, जो अब मेरी शिराओं में आ घुली है और मेरे हर श्वास के साथ मुझे उनकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का एहसास दिलाती है। वही मेरे पहले मित्र थे, मेरे परम मित्र थे, मेरे अकेले मित्र थे, मेरे अंतिम मित्र थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।